बाय वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ प्लैंक कांस्टेंट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करेंगे प्लैंक कांस्टेंट, तो आपको एनर्जी मिल जाएगा इतना फोटोन का। अगर लाइट इंसिडेंट करे, लाइट का पार्टिकल फोटोन है, फोटोन का इतना एनर्जी हुआ, तो इस एनर्जी में से इतना वर्क फंक्शन घटा के जो बचा कुचा होगा वो इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी की तरह लेके निकलेगा। एंड हर एक इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो 0 से लेके ये के मैक्स तक रीच करती है। 0 कब होगा? जब इंसिडेंट एनर्जी वाली उस इलेक्ट्रॉन को वर्क फंक्शन उतनी एनर्जी मिल गई, उससे ज्यादा एनर्जी नहीं मिली है, मतलब जो एनर्जी आपने दी हुई है वो वर्क फंक्शन के बराबर ही है, तो वो इलेक्ट्रॉन बस बाहर आके रुक जाएगा, वो जाएगा नहीं, उसके पास कोई वेलोसिटी नहीं होगी। तो 0 से लेके काइनेटिक एनर्जी के मैक्स तक एनर्जी वेरी करती है, रेंज करती है, ठीक है। तो इतना कुछ हमने देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा मैथ्स पे फोकस करेंगे, ठीक है। आज हम लोग थोड़ा मैथ्स पे फोकस करेंगे। मैथ्स क्या है हमारा, ये सब कुछ है। फोटोन और मैथ्स पे आते हैं, ठीक है। इंटेंसिटी क्या है? इंटेंसिटी को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटेंसिटी है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या है? पावर है। पावर पर यूनिट एरिया क्या हो गया? इंटेंसिटी हो गया, ठीक है। अगर एक फोटोन की एनर्जी h न्यू है और अगर आपके पास n फोटोन है तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, ठीक है। तो आपको इंटेंसिटी को फिर से आप क्या लिख सकते हो? इट इज टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय कितने एरिया में इंसिडेंट हुआ है डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। और अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी बाई लैम्डा एरिया टाइम, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, इसको हम कहते हैं फोटोन फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोटोन फ्लक्स डेंसिटी। क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने फ्लक्स डेंसिटी पूछा हुआ है, बताया भैया फ्लक्स डेंसिटी, फोटोन फ्लक्स डेंसिटी क्या है, तो मतलब आपको ये बताना है और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है उसको बस एनर्जी के साथ डिवाइड कर देना है, कुछ नहीं। अगर आपने इंटेंसिटी को जितना एनर्जी के साथ डिवाइड कर दिया तो आपको फोटोन फ्लक्स डेंसिटी मिल गया। सिंपल है, ज्यादा कुछ तेज वाली बात है ही नहीं इसमें, ठीक है। दूसरी चीज, अगर इंटेंसिटी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम जा रहा है तो नोट करो कि इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो अगर अगर मैं आपको पूछूं सवाल कि आप एक बल्ब मानो, यहाँ पे एक बल्ब है और आपने अपना हाथ पहले केस में यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ये आपका हाथ है। फिर दूसरे केस में थोड़ा दूर ले जाकर आपने हाथ रखा है, ठीक है। अब मुझे बताओ आपको सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे लगेगी, पहले में या दूसरे में? पहले पहले में लगेगी। क्यों? जितना दूर जाते रहोगे उतना कम आपको गर्मी लगती रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब पास में हो तो आपको ज्यादा इंटेंसिटी ज्यादा है लाइट की, इसीलिए आपको ज्यादा गर्मी लग रही है। और जैसे दूर जा रहे हो तो इंटेंसिटी कम हो रही है। तो अगर आपने एक स्फीयर ड्रॉ करा जहां पे आप, लेट से अगर ये r1 डिस्टेंस पे हो, उस पे आपने एक स्फीयर ड्रॉ करा, और लेट से आपने ये r2 डिस्टेंस है उस पे एक दूसरा स्फीयर ड्रॉ करा, तो रेडिएशन जो है एकदम अगर स्फेरिकली प्रोपोगेट कर रहा है, सिमेट्रिकली, क्या कहते हैं इसको, इसको स्फेरिकली सिमेट्रिकल कहते हैं। अगर जो प्रोपोगेशन है इंटेंसिटी, अगर ये सोर्स है, सोर्स में से अगर एकदम स्फेरिकली सिमेट्रिकली अगर निकल रहा है तो क्या है, हर एक आर डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी बराबर रहेगी। फिर दूसरे आर डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी बराबर रहेगी, फिर कुछ तीसरे आर डिस्टेंस पे इसकी इंटेंसिटी बराबर रहेगी, ठीक है। तो अगर एक स्फीयर आर डिस्टेंस पे ड्रॉ करा है तो स्फीयर की एरिया क्या हो जाएगी? 4πr²। तो सिमिलरली इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू 4πr²। तो 4π इज अगेन कांस्टेंट,
तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज याद रखो, आपका जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होते रहेगा वैसे वैसे इंटेंसिटी भी चेंज होते रहेगा। अगर आपने दूर जाते रहे तो वैसे वैसे आपका इंटेंसिटी भी घटता रहेगा, ठीक है। इंटेंसिटी घटता रहेगा, डिस्टेंस बढ़ता रहेगा तो इंटेंसिटी घटता रहेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये दूसरी चीज हो गई, ठीक है। फिर अब आते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन देखो आप, ये क्वेश्चन देखो आपका, ये पुराने वाले शीट में ये क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। आपको क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आपको वेवलेंथ दी हुई है, आपको नॉर्मल इंसिडेंस बताया हुआ है कि सरफेस एरिया इतने सरफेस एरिया पे नॉर्मली आ रहा है, और आपको इंटेंसिटी दी हुई है इतनी है। आपको क्या बताना है, रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक्स द सरफेस। आपको अगर एक चीज आप याद रखो फिजिक्स में, अगर रेट बोला हुआ है किसी चीज का भी, अगर रेट बोला हुआ है, रेट, रेट मतलब पर यूनिट टाइम, ठीक है। आंख बंद करके मान लेना, ठीक है। किसी भी किसी भी क्वांटिटी का अगर रेट बोला हुआ है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर रेट बोला हुआ है, तो आंख बंद करके सोच लेना कि वो चेंज कह रहा है पर यूनिट टाइम, पर यूनिट हर टाइम के साथ वो फिजिकल क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रेट एट विच फोटोन स्ट्राइक्स मतलब आपको पूछ बताना है, अगर नंबर ऑफ फोटॉन्स n है, डिवाइड बाय टाइम करोगे तो ये वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो अगर आप मान लेते हो इंटेंसिटी I है, इट इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। एनर्जी इज टोटल number of photons multiplied by energy of each photon divided per unit area per unit time। सो अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो आपको इंटेंसिटी से क्या डिवाइड करना पड़ेगा, इंटेंसिटी के साथ एरिया मल्टीप्लाई करोगे और उसको hc बाई लैम्डा के साथ डिवाइड कर दोगे। आपको लैम्डा पता है 3000 एंगस्ट्रॉम से, c ये वैल्यू तो कांस्टेंट है, c का वैल्यू 3 into 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू 6.634 into 10⁻⁻34 जूल सेकंड है। एरिया आपको दिया हुआ है 4 into 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। एंड इंटेंसिटी इज 15 10⁻⁻2 वॉट मीटर इनवर्स स्क्वायर, ठीक है। तो आपको सब वैल्यू तो दी हुई है, आपको n/t निकालना है। तो ये वाला सरल क्वेश्चन है, ठीक है, इजी। सिमिलरली ये वाला एक क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें इंटेंसिटी नहीं लगेगा, इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। यहाँ आपको बताया हुआ है कि लाइट, जो लाइट है उसको ये इक्वेशन डिस्क्राइब कर रहा है। ये इक्वेशन क्या है, ये मैंने आपको बताया था, लाइट एक ईएम वेव है। ईएम वेव है मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट होगा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट होगा, और सबकी ओरिएंटेशन कैसी है, अगर इस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रहा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होगी, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को परपेंडिकुलर होगी, ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हर एक लाइट का एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक उसका मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अगर वो ये भी बोल दे लाइट इज डिस्क्राइब्ड बाय उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड भी देता होता तो आपका अप्रोच जो भी मैं बताने वाला हूँ वैसे ही होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एक वेव बोला जाए a sin ओमेगा t है, ये एक वेव इक्वेशन है ना। इस वेव की a एम्पलीट्यूड है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, ओमेगा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और अगर दो वेव का सुपरपोजिशन है, अगर y1 है दिस एंड y2 है इज a sin ओमेगा, सॉरी y1
omega 2t. तो अगर y is superposition of two waves which is a times of sine omega 1t plus sine omega 2t. So this expression, this electric field का expression represents nothing but superposition of two waves having different frequencies, isn't it? This wave equation, when light is described by this electric field, so this means this electric field is superposition of two waves with different frequencies, and one frequency is 5 into 10 raised to power 15 second inverse, and the other frequency is 8 into 10 raised to power 15 seconds. So one frequency is 5 into 10 raised to power 15 second inverse, and the other is 8 into 10 raised to power 15 second inverse. Now when you know that the incident light has two waves, the incident light is represented by two waves. It is a superposition of two waves, and both of the waves have different frequencies. So the photoelectric effect, now this word important, remember, the photoelectric effect will be given by that wave which has the highest frequency. ठीक है? अगर एक ऐसा वेव जो कि मल्टीपल डिफरेंट वेव्स का सुपरपोजिशन है और वैसा वेव को आपने इंसिडेंट करा है प्लेट पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देने के लिए, तो उन सारे मल्टीपल वेव्स में से वो वेव आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज द मोर द फ्रीक्वेंसी, the more the frequency, the more is the energy, the more is the energy, the more probability to give a photoelectric effect. क्लियर है इतना? तो आप जब इसमें आपको यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी निकालना है, याद रखो, तो Ke max is equals to incident energy minus work function. Work function is given to you how much? 2 electron volt. ये निकालना है ना बेसिकली. ये कैसे निकालोगे? ये प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी. यहाँ पे आपको हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लेना है विच इज दिस. सो प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय 2 पाई बाय ओमेगा, और ये ओमेगा 2 है इन दिस केस. ठीक है, तो इससे आपको ई की वैल्यू आ जाएगी, उधर से आप माइनस करो तो आपको Ke max आ जाएगा. दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? अब एक और एक सेम टाइप में और एक तरीके का है क्वेश्चन पूछा जाता है. ये सब क्वेश्चंस जेई में आया हुआ है, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस जेई में आया हुआ है, तो ये क्रिटिकली इंपॉर्टेंट है. और एक टाइप है, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा 1t प्लस 1 प्लस कॉस ओमेगा 2t. ठीक है, अब बताओ, यहाँ पे तो दो फंक्शंस का एडिशन है, दो वेव्स का एडिशन है, तो आपने बोल दिया कि ये सुपरपोजिशन है. ठीक है, बट यहाँ पे आपको तो एडिशन हो नहीं रहा है ना, तो आप सुपरपोजिशन कैसे बताओगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, साइन ओमेगा 1t मल्टीप्लाई कॉस ओमेगा 2t. ठीक है, तो ये किस फॉर्मेट में है? ये साइन ए मल्टीप्लाइड साइन ए कॉस बी के फॉर्मेट में. तो साइन ए कॉस बी इज नथिंग बट 1/2 साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी. सही लिखा हुआ है ना? मुझे मैथ्स नहीं आता यार. सही लिखा हुआ है नहीं लिखा, बता दो मेरे को जल्दी से. साइन ए प्लस साइन ए कॉस बी, मैंने क्या कहा कि इट इज हाफ साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी. है ना? सही है? हेलो, हो ना तुम लोग वहां पे सबको? अरे जवाब दो भाई अगर हो तो. यस सर. हाँ तो, हाँ तो ठीक है.
तो ये अगर एक्सप्रेशन ऐसा है तो अब आप बता सकते हो कि ये सुपर पोजिशन है इसका और इसका और इसका। अब तो सब ऐड हो रहा है ना यहाँ पे, ये देखो ये इससे ऐड हुआ, फिर ये इससे ऐड हुआ है, ये 3 वेव्स का ऐड हो रहा है, ये 1, ये 2, ये 3। सो ये 3 वेव्स का एडिशन है और तीनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी क्या है, ओमेगा 1, ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2। तो ये 3 है, 1 2 3, ये 3 वेव्स का सुपरपोजिशन हो रहा है ना। इस वेव का अगर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है तो मतलब ये इन तीनों वेव्स का सुपरपोजिशन है। तो इन तीनों वेव्स में सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, जल्दी। ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2। वेरी गुड, सिंपल इनफ। तो आपको जब आप यहाँ पे आपको फिर से वर्क फंक्शन जब दिया हुआ है, जब आप के ई मैक्स निकालने के लिए जाओगे तो E-5 करोगे तो 5 में तो ये वैल्यू आ गया, E में क्या करोगे, एच एफ करोगे, एफ की जगह पर 2 पाई/ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कर दोगे। क्लियर है इतनी बात? बाकी सब रिडंडेंट है, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, आपको मैक्सिमम वाला आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है ये बात? हाँ, ये सब क्वेश्चंस हैं भाई, ये सब क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। ठीक है, ओके, इस पे आओ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखो। ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, ये वाला पढ़ो। आपको लाइट कह रहा है कि द लाइट कंसिस्ट ऑफ 4 वेवलेंथ्स, ये 4 वेवलेंथ है, उसकी इंटेंसिटी इतनी दी हुई है, ये नॉर्मली गिर रहा है इतने सरफेस एरिया पे और ये सरफेस क्लीन है, उसकी वर्क फंक्शन इतनी है, और उसने कहा कि अज्यूम करो कि ईच फोटोन केपेबल फोटोन आपको एमिट कर रहा है एक इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, तो आपको बताना नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स लिबरेटेड पर सेकेंड, मतलब Ne इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट अंडरस्टैंड, अगर मैं बोलूं नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड, नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड per second, because we have assumed that each capable photon emits one electron. Each capable photon emits one electron, मतलब अगर इतने फोटो इलेक्ट्रॉन्स emitted per second है, so that means this must be equal to number of photons incident per second. This is, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, याद रखना, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है, बिकॉज ऑफ द assumption। यहाँ पे अज्यूम करने कहा है कि आपने लाइट इंसिडेंट करा एक सरफेस पे, तो जब आपने लाइट इंसिडेंट करा है तो अगर एक फोटोन इंसिडेंट हो रहा है मतलब आपका एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, ये अज्यूम करने कहा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम ऐसा अज्यूम करते हैं तो अगर मान लो 10 फोटो इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो मतलब आपको 10 फोटोन इंसिडेंट होने भी तो चाहिए, क्योंकि ये अजम्पशन ऐसा करने को कहा है। तो इसीलिए नंबर ऑफ फोटोन इजेक्टेड पर सेकेंड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड, ये हमने मान लिया। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकेंड क्या हो जाता है, इफ इंटेंसिटी इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी इज नंबर ऑफ फोटॉन्स मल्टीप्लाइड बाय energy of each photon divided by per unit area per unit time. So here number of photons incident per unit time is this value. So N/T is equals to intensity multiplied by area divided by hc by lambda। ठीक है, तो आपको अगेन यहाँ पे इंटेंसिटी की वैल्यू दी हुई है, ये रही आपकी इंटेंसिटी, ये रही आपकी इंटेंसिटी की वैल्यू। ठीक है, आपको एरिया की वैल्यू दी हुई है, ये रही आपकी एरिया की वैल्यू। ठीक है, आपको अब एच सी बाई लामडा निकालना है। एच सी बाई लामडा में देखो यहाँ पे 4 वेवलेंथ है। ठीक है,
और आपको वर्क फंक्शन 1.9 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो, फॉर अगर ये आप यूज करते हो तो आपको आपको सारे फोटॉन्स, इसका एनर्जी और इसका फोटोन का एनर्जी, इन सबका पता चल जाएगा ये वाला एक्सप्रेशन अगर आप यूज करोगे तो पहला वाला एक्सप्रेशन यूज करोगे तो आपको एनर्जी कितना आएगा, समवेयर अराउंड 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब आप 4800 एंगस्ट्रॉम्स वाला लाइट इंसिडेंट करोगे तो आपको इट विल बी अराउंड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिकॉज 4000 का इतना आ रहा है तो 4800 का लेस देन होगा फॉर श्योर, बट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास तो होगा। फिर 6000 वाला देखो कितना होगा, इट विल बी अराउंड 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर 7000 का इट विल बी डेफिनेटली, बिकॉज 6000 का 2.06 है, 7000 का इट विल बी डेफिनेटली लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर श्योर है लेस देन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। आपका फाई कितना दिया हुआ है, वर्क फंक्शन इज 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अगर आपका लाइट के पास, फोटोन के पास इतनी एनर्जी है और अगर आपका वर्क फंक्शन इतना है, तो क्या ये फोटोन आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा, बताओ। हेलो, हो ना भाई सब लोग। हाँ सर। यस सर। हाँ, तो क्योंकि ये एनर्जी इस वर्क फंक्शन से ज्यादा है तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन इफेक्ट देगा। ये भी इससे ज्यादा है वर्क फंक्शन से तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। ये वैल्यू भी इससे ज्यादा है तो ये भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देगा। बट ये वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे जब 7000 से, तो ये वैल्यू इज लेस देन आपको वर्क फंक्शन से आएगा, तो ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा, ठीक है। ये आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं देगा। तो आप जब ये एनर्जी निकालोगे ना, यहाँ पे ये जो एनर्जी की वैल्यू आप जब निकालोगे तो इसमें ये एच सी बाई लामडा जब आप कर रहे होगे तो एच सी बाई लामडा की जगह पर एच सी 1/λ1 प्लस 1/λ2 प्लस 1/λ3 ही करोगे, ठीक है। क्लियर है ये बात, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ सर। ओके, तो ये हो गया आप लोगों का ऑलमोस्ट, हमने पिछले वाले शीट से सारे ही क्वेश्चंस कर दिए हैं। जो क्वेश्चन नहीं करे हैं वो आपका एग्जाम्पल था, ठीक है, सॉरी एक असाइनमेंट है, वो सबको भी आपको खत्म करना है। प्लस प्लस ये नहीं, सॉरी, प्लस देर इज वन मोर शीट, ओके विल गो इनटू दैट लेटर, जो आपको असाइनमेंट के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ओके, pay attention here again. Now I have told you, right, that intensity is energy per unit area per unit time. Energy per unit time is power, so power per unit area. And area यहाँ पे देखो, अगर एक स्फेरिकली सिमेट्रिकली रेडिएट हो रहा है यहाँ पे, तो आपको हर एक एट अ डिस्टेंस ऑफ आर आपका इंटेंसिटी सेम रहेगा, तो विच इज 4πr² के साथ डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो दिस इज intensity is energy per second per unit area, ठीक है। number of photons incident per unit area, it is nothing but intensity divided by hc by lambda, and this is equals to photon flux, ठीक है। number of photons incident per unit area per unit second is photon flux, ठीक है। ये सब कुछ है। अब आपको जो मुद्दा है ना वो यहाँ पे रेडिएशन प्रेशर, रेडिएशन प्रेशर हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब आप समझो रेडिएशन प्रेशर क्या होता है। ओके,
This is a surface, light is incident upon it, and assume a photon is there. तो इस फोटोन की वेव मोमेंटम क्या हो जाएगी, h by lambda. ठीक है, अब ये सरफेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ये सरफेस, अब जितना लाइट आपने इंसिडेंट करा है उसका कुछ पार्ट वो एब्जॉर्ब कर लेगा, कुछ पार्ट वो रिफ्लेक्ट करेगा, और कुछ पार्ट वो ट्रांसमिट करेगा. तो this is given by some absorption coefficient. रिफ्लेक्शन, कितना पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है will be given by reflection coefficient, and कितना पार्ट ट्रांसमिट हो रहा है will be given by transmission coefficient. This is represented by A, this is represented by R, this is represented by T. This is equals to amount of intensity absorbed divided by total intensity. This is represented by amount of radiation reflected divided by total intensity, and this is transmitted divided by total intensity. So by this you can see that A plus R plus T is equals to 1. ठीक है, all the sum of all the coefficients is equals to 1. To try and understand what does this actually mean, you can assume a glass slab. एक ग्लास स्लैब ले लो. अब ग्लास स्लैब में लाइट इंसिडेंट करवाओ. तो एब्जॉर्ब का मतलब क्या है कि अगर ये ग्लास स्लैब में कुछ इम्प्यूरिटीज हुए हैं, अगर इस ग्लास स्लैब में कुछ इम्प्यूरिटीज आ जाती हैं, तो वो क्या करेगा, जितना आप लाइट इंसिडेंट करोगे ना, वो इम्प्यूरिटीज एब्जॉर्ब कर लेगा. ठीक है, और अब आपको पता है ग्लास स्लैब है तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट भी होगा, और अगर ग्लास स्लैब है तो कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट भी होगा. तो जो पार्ट रिफ्रैक्ट हो रहा है हम उसको यहाँ पे ट्रांसमिशन कह रहे हैं, जो पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है उसको हम यहाँ पे रिफ्लेक्शन कह रहे हैं, और जो पार्ट एब्जॉर्ब हो जा रहा है वहां पे वो हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं. एंड यहाँ पे ये सिंपल एनालॉजी था यहाँ वाला रेडिएशन प्रेशर को डिफाइन करने, यहाँ पे ये सारे कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने के. ठीक है, अब हमारे पास 3 केस हैं डिपेंडिंग ऑन दी सरफेस. पहला केस है प्योर एब्जॉर्प्शन का, दूसरा केस है प्योर रिफ्लेक्शन का, और तीसरा केस है बोथ एब्जॉर्प्शन एंड रिफ्लेक्शन होगा. ठीक है, तो अगर यहाँ पे, और हम तीनों केस में जीरो ट्रांसमिशन मानेंगे कि ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है. ठीक है, तो अगर ये जीरो हो गया तो मतलब A प्लस आर इज इक्वल्स टू 1. तो अगर यहाँ पे प्योर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो मतलब R इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0 एंड A इज इक्वल्स टू 1. एंड यहाँ पे अगर प्योर रिफ्लेक्शन है तो R is equals to 1 and A is equals to 0. यहाँ पे अगर बोथ A और R है तो दोनों का सम जो है, अच्छा ये 1 होगा, दोनों का सम 1 होगा. एंड ट्रांसमिशन इज ऑलवेज इन ऑल दी 3 केसेस ट्रांसमिशन इज 0. ठीक है, तो फॉर नाउ वी विल फोकस इन दीज 2 केसेस. ओके, नाउ assume this. Let's say a light is incident at an angle theta. ठीक है, तो ये क्या है, ये प्योर एब्जॉर्प्शन हो रहा है इस केस में. तो बिकॉज प्योर एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो जितना भी लाइट आपने इंसिडेंट करा है वो कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है, ये मेटल प्लेट इसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है, ये फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है. ठीक है, तो अगर ये आपकी इनिशियल मोमेंटम हुई है h by lambda, if this is the direction, so can I say that this angle is theta? So इसका एक horizontal component, ये pi है, pi is initial momentum, is h by lambda cos theta, and vertical component is h by lambda sin theta. ठीक है, now the change in momentum will be what? P final minus P initial. So P initial
remember here, P initial is, P final is 0 because there is no momentum, no photon emitted by the body. The photon incident is absorbed by the wall or plate, whatever you want to say. Okay, and if you see, the photon incident will be h by lambda. Momentum, initial momentum is this. I am taking in this direction only. So if this direction is positive, then this direction should be negative, right? So I am getting here minus h by lambda. So this minus direction, because this direction I have assumed to be negative, so minus here represents that this change in momentum ka direction would be along this direction. ठीक है? This negative sign represents only डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड से कोई लेना देना है नहीं इसका. तो अगर ये पॉजिटिव हुआ तो हमने h बाई लैम्डा पॉजिटिव लिया है ना, तो ये नेगेटिव इस डायरेक्शन पे हो गया. तो ये चेंज इन मोमेंटम इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन. ठीक है. नाउ फोर्स, बिकॉज इफ देयर इज चेंज इन मोमेंटम, न्यूटन्स सेकंड लॉ सेज force will be there because the momentum is changing, right? So rate of change of momentum is the force. So this is the change for each photon. Let's say if there are n photons, then total change in momentum will be n times of h by lambda divided by time. And this force, mind it, the direction would be along this. मतलब कैसा? Horizontal के साथ at an angle theta पे. ठीक है? So I have told you just right now in the previous examples that if intensity is equals to energy per unit area per unit time, and energy is number of photons multiplied by hc by lambda by area by time, so I can extract the n by t value from here. It is ia by hc by lambda. Simple enough. Remember this thing. So force turns out to be n by t के जगह पर, ये जो n by t इस जगह पर हम लोग ये वैल्यू डालेंगे, तो ia by hc by lambda अगर हम लोग लिखें, so this is h by lambda. So this is h by lambda cancelled. So ia by c, right? ये आपका फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है. ठीक है. बट यहाँ पे आपको कुछ चेंजेस करने हैं. यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे? दिस ए is should be normal area. So you have to take the area का component which will be a cos theta. ये क्यों हो रहा है देखो. Now let's assume this to be the plate. This is the surface of the plate. Now if this is the area vector का direction and the light is incident like this, so the angle between them is this, right? So ये इंटेंस, ये लाइट जब इंसिडेंट कर रहा है, ठीक है, ये लाइट जब इंसिडेंट कर रहा है, तो द एरिया फेज्ड बाय दिस लाइट इज द नॉर्मल एरिया. द एरिया फेस्ड बाय दिस लाइट इज द नॉर्मल एरिया. ये पर्टिकुलर एरिया वो फेस नहीं करेगा. अगर मैं इसको थोड़ा सा, अगर लेट से मैं इस तरीके से घुमा दूं, लेट्स टेक अ डिफरेंट कलर. अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूं, ठीक है, कितना एंगल घुमाऊंगा वो देखो. अगर मैं इसको ये एंगल थीटा घुमा दूं, मतलब ये जितना था
ये जितना एंगल था उतना एंगल मैंने इसको घुमा दिया। अब जब ये लाइट इंसिडेंट करेगा इस पे, तो ये सरफेस उसको परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जब सरफेस उसको परपेंडिकुलर होगा तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे, ये एरिया वेक्टर का कंपोनेंट इस डायरेक्शन पे अलोंग द इंटेंसिटी विल बी a cos थीटा, इजंट इट? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत आ रहा है ये समझने में? मैं रिपीट कर सकता हूं अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। कोई दिक्कत? तो यहाँ पे आपको a cos थीटा लेना है, राइट? तो यहाँ पे एक a cos थीटा आ गया। Now why a cos theta? Because this is the area faced by the incident light. ठीक? Now understand here. Pressure is force per unit area, right? And what kind of force is this? हमेशा pressure में this is normal force per unit area. And आपको अभी मैंने ये बताया कि जो F का डायरेक्शन है वो ऐसा है। अभी मैंने बताया ये चीज, राइट? ये F का डायरेक्शन देखो, तो अगर ये सरफेस है, सरफेस का नॉर्मल का डायरेक्शन ये है, तो F का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल डायरेक्शन वुड बी व्हाट? F cos थीटा, राइट? तो वही चीज आपको यहाँ पे F cos थीटा बाई A करना होगा। तो आपको F की जगह पर I A cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यहाँ पे A C, तो A कैंसिल, तो आपको जो प्रेशर है वो I बाई C cos स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है? दिस इज फॉर प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस। प्योरली एब्जॉर्बिंग सरफेस के लिए इतना आपको प्रेशर, दिस विल बी प्रेशर एक्सर्टेड, this will be the pressure exerted by the incident photon, by the incident light. This is the pressure exerted by the incident light on the plate, ठीक है? This is the pressure, this much is the I by C cos square theta. और अगर थीटा अगर 0 है मतलब एकदम नॉर्मल इंसिडेंस है, नॉर्मल इंसिडेंस है, तो पीछे क्वेश्चंस में मैंने ये चीज को स्ट्रेस किया था हर बार, ये चीज को क्वेश्चंस में, जैसे कि अभी ये क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने स्ट्रेस करके दिखाया था यहाँ पे कि जब इंटेंसिटी वाली बात नॉर्मल जहां पे भी आ रही थी, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन में आपको जब यहाँ पे मैंने नॉर्मल वाली बात दिखाई थी तो आप लोगों ने एम्फोसिस समझा नहीं था यहाँ पे, ठीक है? ये एम्फोसिस है इसका। बीम फॉल्स नॉर्मली लिखा हुआ है ना इतनी एरिया पे, अगर ये नॉर्मली नहीं होता, कोई एक एंगल थीटा दिया होता, तब आपको यहाँ पे जो एरिया लिए हो ना, ये एरिया में आपको इसका a cos थीटा वाला कंपोनेंट लेना पड़ता, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मली दिया हुआ है तो ये थीटा ऑटोमेटिकली 0 हो जा रहा था, तो इसीलिए a का वैल्यू ओनली लिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर नॉर्मली नहीं दिया होता, अगर कोई एंगल के साथ इंसिडेंट किया होता, तो यहाँ पे आप a cos थीटा लेते। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? सेम चीज यहाँ पे भी है, देखो हर जगह पर नॉर्मल इंसिडेंस वाला फंडा लगेगा। देखो यहाँ पे भी आपको नॉर्मल इंसिडेंस वाला लिखा हुआ है, दिख रहा है ना आपको? इस क्वेश्चन पे भी आपको नॉर्मल इंसिडेंस वाला दिख रहा है, देखो इंसिडेंट नॉर्मली, इंसिडेंट नॉर्मली लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ठीक है? अगर ये इंसिडेंट नॉर्मली नहीं होता तो ये जो एरिया का दिया हुआ है ना वैल्यू, इसका कंपोनेंट आप यहाँ पे भी लेते। क्लियर है? ये सिग्निफिकेंस है भाई इन सब चीजों का, ठीक है? अब आते हैं दूसरे केस में। दूसरा केस क्या है मेरा? दूसरा केस है मेरा ये वाला।
क्या है, प्योर रिफ्लेक्शन का, प्योर रिफ्लेक्शन का है ना। प्योर रिफ्लेक्शन का मैं भी समझो, देखो लाइट लाइट आया ऐसे, पी आई हो गया आपका एच बाई लैम्डा, एंड फिर ये लाइट गया ऐसे, तो पी एफ भी हो गया एच बाई लैम्डा, ठीक है। और ये आपका नॉर्मल था, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट हुआ है थीटा पे, तो ये निकल भी रहा है थीटा में क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो अगर आपने पी आई अगर ये है, तो आपका कंपोनेंट ले लोगे दो, इस डायरेक्शन पे ये थीटा हो जाएगा, तो ये एच बाई लैम्डा कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन पे एच बाई लैम्डा साइन थीटा है। सिमिलरली अगर ये जा रहा है इस डायरेक्शन पे पी एफ है, तो आप इसका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लोगे, ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो इस डायरेक्शन पे एच बाई लैम्डा कॉस थीटा है, और इस डायरेक्शन पे एच बाई लैम्डा साइन थीटा है। तो समझो अब इस डायरेक्शन पे और इस डायरेक्शन पे हम लोग टोटल चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये अगर x है और अगर ये y है, तो px, और पहले तो बताओ py, y डायरेक्शन पे चेंज इन मोमेंटम कितना है, इनिशियल इतना था y डायरेक्शन पे, ठीक है, इस डायरेक्शन पे इनिशियल इतना था, और फाइनल भी इतना है। डायरेक्शन क्या है, इस डायरेक्शन पे, फाइनल क्या है, डायरेक्शन इस डायरेक्शन पे। तो क्या डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नहीं। क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या है इन दी वाई डायरेक्शन, जीरो। तो इस डायरेक्शन पे तो चेंज नहीं हो रहा है, तो इसको हटाओ। एक्स डायरेक्शन पे देखो, इनिशियल क्या था मैग्नीट्यूड, ये इनिशियल, फाइनल क्या है मैग्नीट्यूड, ये। तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, नहीं। बट क्या इनिशियल डायरेक्शन क्या है, ये, फाइनल डायरेक्शन क्या है, ये। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है बट मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा। तो कैन आई राइट दिस एज पी एफ माइनस पी आई। सो पी एफ take this direction to be positive and this direction to be negative. So pf, if this direction is positive, so I can directly write it as h by lambda cos theta, and if direction is negative, so I have to just multiply it with a negative sign because taking care of the sign values. So this turns out to be 2h by lambda cos theta. So this is the change in momentum. So Newton's first law says us again that if there is a change in momentum, then there will be a force, right? Assuming n number of photons is incident, so total change in momentum will be n number of photons multiplied by change in momentum of each photon divided by time. So n by t, I can see from here where n by t is nothing but this value, isn't it? And because in this case also, the light is incident at an angle theta. The light is incident at an angle theta. So n by t value automatically turns out to be ia cos theta divided by hc by lambda, right? A cos theta, because this much is the area faced by the incident light. So I can say that ia cos theta divided by hc by lambda 2h by lambda cos theta, ठीक है। तो h by lambda, again h by lambda cancel, so this gives me value 2ia by c cos square theta. So pressure will be equal to normal force divided by area. Now understand again our concept. Now you have to take normal force, isn't it? Now see, your net change in momentum का डायरेक्शन कैसा है, पहले इनिशियल ऐसा था, फाइनल ऐसा हो गया, राइट? एंड नेट चेंज कितना है, 2h by lambda cos theta है। तो this value is positive and we have assumed this direction as positive, right? So if this value is positive, यहाँ पे positive value आया ना, so if this value is positive, so the change in momentum का direction will be what, in the positive direction. So force का direction is what, in the positive direction. And positive direction कैसा, एकदम perpendicular, right? Because इसी डायरेक्शन पे चेंज हो रहा है ना, इसी डायरेक्शन पे चेंज हो रहा है,
इस डायरेक्शन पे तो चेंज नहीं हो रहा। अगर इस डायरेक्शन पे भी चेंज हो रहा होता तो आपको नेट फोर्स ऐसा आता, बिकॉज इस डायरेक्शन पे चेंज नहीं हो रहा है तो आपका नेट फोर्स मात्र ऐसा ही है, ओनली दिस। सो अगर ऐसा हो रहा है तो फिर दिस डायरेक्शन इज व्हाट इज नॉर्मल टू द प्लेट इटसेल्फ। तो अगर जो भी वैल्यू आपका यहाँ पे फोर्स का आया है, दिस इटसेल्फ इज द नॉर्मल फोर्स, तो you can directly use this value here. So a and a will get cancelled, so you will get 2I by c cos square theta. Got it? So p turns out to be 2I by c cos square theta. So this is for pure reflection. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इस केस में क्या हुआ था, इस केस में नॉर्मल फोर्स, आपका लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ था, आपको फोर्स भी ऐसा लग रहा था, तो फोर्स का कंपोनेंट आपने इस डायरेक्शन पे ले लिया था, क्योंकि ये फोर्स इस डायरेक्शन पे लग रहा था, प्लेट आपका ऐसा है, नॉर्मल फोर्स के लिए कंपोनेंट आपने यहाँ पे लिया था, बट यहाँ पे जो आपका फोर्स आ रहा है वो आपके नॉर्मल डायरेक्शन पे ही आ रहा है, तो इसीलिए आपने नॉर्मल फोर्स को वैसे ही लिया जितना आपका फोर्स आ रहा था। ठीक है, गॉट इट? लास्ट केस, केस 3। इसमें क्या है, इसमें a प्लस आर इक्वल्स टू 1 है, तो दोनों है यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली पहला चीज आपको चेंज इन मोमेंटम ड्यू टू a कितना आएगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर एब्जॉर्ब्ड पर यूनिट टाइम मल्टीप्लाइड बाय द चेंज इन मोमेंटम, and this reflected will be what, number of photons reflected time, so this will be 2hc by lambda, यहाँ पे cos theta, यहाँ पे भी cos theta, because light ऐसा आया तो, अरे my bad, c नहीं होगा यहाँ पे कहीं पे भी, है ना, यहाँ पे c नहीं होना चाहिए। h, ठीक है, अब ये h बाई लैम्डा ऐसा आया हुआ है ना, यहाँ पे cos theta नहीं आएगा हमारे। ठीक है, so this force, mind it, this change in momentum is in this direction and this value is in this direction. ठीक है, directions याद रखना। So force will be nothing but na by t h by lambda, and force due to reflection will be nr by t 2h by lambda cos theta. Direction would be, this will exert a force in this direction, this will exert a force in this direction. Now because this is I a by intensity A, so can I say safely that this should be total number of photons incident and this is total number of photons absorbed. So this is nothing but ratio. Rest of the factors are same in both the intensity values, right? So this turns out to be Na by T. Can I say safely it is the absorption coefficient multiplied by N divided by T. And I know that if it is absorption, so if it is absorption, then A turns out to be Ia cos theta by hc by lambda, and similarly for nr by t, it will be r times of Ia cos theta hc by lambda. ठीक है, so you have to just multiply these values here, and because a plus r is equals to 1, I can take any value r to be 1 minus a, so this value turns out to be 1 minus a Ia cos theta by hc by lambda. So this value turns out to be Na by t, so this value turns out to be Ia cos theta by hc by lambda, this is h by lambda, and this is 1 minus a Ia cos theta
hc by lambda 2h by lambda cos theta. Direction, remember this direction is in this direction, this force is in this direction, so h by lambda is again cancelled, right? Now fa turns out to be a times of ia cos theta by c, and fr turns out to be 1 minus a 2ia cos square theta by c. Clear है? This force is in this direction, this force is in this direction. So the net force will be F square plus FR square plus 2FA FR cos theta. Cool? अंडर रूट. तो आपको FA पता है, आपको FR पता है, आप नेट फोर्स निकाल सकते हो. रेडिएशन प्रेशर will be normal force per unit area. नॉर्मल फोर्स क्या हो जाएगा? दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन, दिस इज नॉर्मल इटसेल्फ. इसका नॉर्मल कंपोनेंट विल बी एफ ए कॉस थीटा प्लस ये एफ आर तो नॉर्मल ही है पहले से, तो पर यूनिट एरिया. तो आपको एफ ए की वैल्यू पता है यहाँ से, आपको एफ आर की वैल्यू पता है यहाँ से, आपको उसको एरिया के साथ डिवाइड कर देना तो आपको प्रेशर भी पता चल जाएगा. ठीक है, ये आपका है रेडिएशन प्रेशर. रेडिएशन प्रेशर मतलब समझ रहे हो ना? फिजिक्स क्या है रेडिएशन प्रेशर की वजह से? डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस की वो एब्जॉर्बिंग है, रिफ्लेक्टिंग है या कॉम्बिनेशन ऑफ एब्जॉर्बिंग एंड रिफ्लेक्टिंग है, there is a change in momentum. Because there is change in momentum, so there is force, and when there is force per unit area is pressure. So radiation pressure is pressure exerted by the photon on the plate. ठीक है, यही सब चीज आपको आपके नोट्स में दी हुई है. राइट, देख लो भाई, ये रहा सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है. ठीक है, सब कुछ आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बट यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन है. जब आप नोट पढ़ोगे या तो फिर ये देख लेना, ये जो यहाँ पे प्रेशर की वैल्यू है ना, ये 2 दी हुई है, ये यहाँ पे 2 नहीं होनी चाहिए. ठीक है, बिकॉज ये जो है ये हमारा केस 1 है जो कि, तो आप ये सब पढ़ोगे, आपको बेसिक समझ में आ गया ना कैसा हो रहा है सब कुछ? किसी को कोई डाउट बताइए बच्चों. नो सर, नो सर. हाँ, तो अगर डाउट है तो पहली चीज क्या कर लेना, ये क्लास खत्म होने के बाद ना जो ये शीट आपको मैंने भेजी हुई है तो ये एक बार पढ़ लो. ठीक है, फिजिक्स तो आपको क्लियर हो गया है कि आपको डिपेंडिंग ऑन द नेचर का सरफेस मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज होगा तो फोर्स लगेगा, फोर्स होगा तो प्रेशर भी होगा. देखो ना यहाँ पे, ये इनिशियल मोमेंटम हो गया, ये अब्सॉर्बिंग केस में फाइनल मोमेंटम हो गया, चेंज इन मोमेंटम निकाल दिया इसने कि ये हो गया, एंड डायरेक्शन ये ऐसा इंसिडेंट था तो चेंज इन मोमेंटम का डायरेक्शन उल्टा हो गया. अब एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट एरिया देखो इसने कितने a cos थीटा वाला लिया हुआ है, तो p क्या है, p पावर हो गया. ठीक है, पावर, और फिर इसके नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर यूनिट टाइम मैंने आपको n/t जो हर जगह पर लिखा हुआ है वो ये है. तो IA बाई cos थीटा डिवाइडेड बाई hc बाई लैम्डा, ये भी मैंने बता दिया. तो टोटल चेंज इन मोमेंटम उसने क्या करा है, सिर्फ n/t के साथ मल्टीप्लाई करके इसको h बाई लैम्डा के साथ टोटल चेंज इन मोमेंटम मतलब n/t मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन मोमेंटम कर दिया, तो IA बाई cos थीटा आ गया. ठीक है, उसके बाद फोर्स उसको निकालना था टोटल चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो उसने ये बता दिया. ठीक है, फोर्स प्रेशर इज नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, तो F cos थीटा लिया हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली I by C cos स्क्वायर थीटा आ गया है. ठीक है, सेम चीज यहाँ पे ये सेम चीज है, सेम कहानी है बट डिफरेंट कंटेक्स्ट है. ठीक है, सेम कहानी है बट डिफरेंट कंटेक्स्ट है कि दिस इज माय चेंज इन मोमेंटम, दिस इज माय चेंज इन मोमेंटम. आपको बताया था कि अपवर्ड हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो, यार ये थीटा होना चाहिए और ये cos थीटा होना चाहिए.
ठीक है, ये साइन थीटा होगा। तो ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया और सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट बचता है, और आपको वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड डायरेक्शन में देगा क्योंकि उस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो IA बाई कॉस थीटा एनर्जी इंसिडेंट पर यूनिट पे आ गया। टोटल चेंज इन मोमेंटम आप उसको n/t हो गया, ये n/t की वैल्यू है, उसको आपने टोटल चेंज इन मोमेंटम के साथ मल्टीप्लाई करा तो आपको फोर्स की डायरेक्शन आ गई जो अपवर्ड है। फिर आपने फोर्स ऑन अ प्लेट निकाल लिया। प्रेशर क्या हो जाएगा, नॉर्मल फोर्स, प्रेशर हो जाएगा नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया। नॉर्मल फोर्स क्या है यहाँ पे, क्योंकि ये फोर्स ही खुद का नॉर्मल है तो आपको बस इसको एरिया से डिवाइड करना है। तो 2i cos स्क्वायर थीटा बाई c, कुछ नहीं, ठीक है। एंड यही चीज आपको यहाँ पे भी दी हुई है, ठीक है। ये आपका फोर्स की वैल्यू आ गई, ये आपकी प्रेशर की वैल्यू आ गई, ठीक है। दिख रहा है ना सबको, जो मैंने बताया वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों, ठीक है। पढ़ लेना, कोई भी डाउट आई तो नेक्स्ट क्लास में पहली चीज ये तुम लोग पूछ लेना मेरे को, ठीक है। क्लियर है ना? यस सर। हाँ, तो हम लोग का बहुत ही छोटा टॉपिक बच जाता है कि ये वेव पार्टिकल डुअलिटी हम लोग को करना है, ठीक है। ये वेव पार्टिकल डुअलिटी हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और फिर ये जो वेव पार्टिकल डुअलिटी का ये 10 मार्क का क्वेश्चन है आप लोगों का बोर्ड का, डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट करेंगे। फिर छोटी मोटी बातें फोटो सेल के बारे में देखेंगे। फिर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जो स्टार्टिंग में बता देना चाहिए, ये सब मिसलेनियस पार्ट है, ठीक है। मिल्कमैन एक्सपेरिमेंट है ये, एंड फिर ये इलेक्ट्रॉन एमिशन के तरीके हैं, छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, ये खत्म करेंगे। आप लोगों का असाइनमेंट है ये भाई, असाइनमेंट भी देख लो और प्लीज यार क्वेश्चन सॉल्व करके लेकर आना क्लास में, है ना। क्वेश्चंस डाउट पूछो तो आप लोगों को ज्यादा बेटर मैं समझा पाऊंगा। आप लोगों को मैंने असाइनमेंट दी हुई है कई सारी, क्या चीज था, ओके देखते रुको, नहीं दिख रहा है यहाँ पे तो से दिखा देता हूँ आपको। आपने जिप फाइल देखा था जो मैंने जिप फाइल भेजा हुआ है? यस सर। Yes, sir. हाँ, तो उस जिप फाइल में ही चीजें थी। रिव्यू कंटेंट, तो ये जो असाइनमेंट वाला आपको दिख रहा है ना, ये असाइनमेंट देखो आपके लिए बनाया हुआ है। तो आप लोगों का असाइनमेंट क्या हो जाता है ना, ये पहला वाला ओनली वन करेक्ट वाला, ठीक है। ये कुछ 24 क्वेश्चन है इसमें, ये करने हैं। और फिर ये वन और मोर देन वन करेक्ट वाले, ये कुछ 10-12 क्वेश्चन कुछ होंगे इसमें, हाँ 12 क्वेश्चन है, ये आपको करना है। उसके बाद बाकी सर आसानी है, ठीक है। ये दोनों तो आपको करना ही करना है, ठीक है। बाकी सब उसके बाद हम लोग आगे आएंगे। उसमें सिर्फ वो डे ब्रॉगली वाला छोड़ देना, जो भी क्वेश्चन है डे ब्रॉगली वाला, बाकी सब आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेवल 1 और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेवल 2 है, ठीक है। ये दोनों बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये मतलब जेई लेवल के क्वेश्चंस हैं। तो आपका जो पहला दोनों एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे आ सकते हो। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और फिर पुराने जो IIT जेई के क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग ये असाइनमेंट को सॉल्व करो और डाउट्स लेकर आओ, क्लास में डाउट्स लेकर आओ। मुझे प्राइवेटली मैसेज करके डाउट्स पूछ सकते हो, या फिर वो जो टेलीग्राम चैनल है वहां पे डाउट पोस्ट करना, वहां पे भी कर सकते हो, ठीक है। बट आप सॉल्व करो और फिर डाउट्स पूछो, राइट। तो इसी नोट पे हम लोग क्लास खत्म करते हैं। ऑल राइट, किसी को कुछ पूछना है, किसी तरीके का सवाल है? अच्छा, ये कुछ मैसेजेस आए हुए हैं। आयुष राज जी कह रहे हैं नोट्स दोबारा चाहिए आप लोगों को, ठीक है सर दोबारा भेज दीजिएगा सर, हम बैच में न्यू है सर। ठीक है, मैं भेज देता हूँ, ठीक है, मैं दोबारा ही भेज दूंगा और आप प्लीज देख लीजिएगा, ओके। यस सर। थैंक यू गाइस।
थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।